नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो चलिए, आप सभी लोगों का अच्छा से तैयारी चल रहा होगा। अभी के टाइम में आप लोगों को लगातार लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वीडियोस आप लोगों को दिए जा रहे हैं चैप्टर के। एक एक चैप्टर में एक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर एक वीडियो में ही क्या किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। और सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बना करके आपको, जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी है, ऐसा कर करके आपको दिया जा रहा है, जो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी चार लेक्चर 5 लेक्चर एक ही चैप्टर में देना क्या आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपके फ़ायदे को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मतलब कि शॉर्ट करते हुए एक में रिवीजन के पर्पज़ से क्या कर रहे हैं, वीडियोस बना करके हम आपको देते जा रहे हैं लगातार। तो आप लोगों का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। और जो अगर कोई लेक्चर या वीडियो से कोई आपको समस्या है या किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख करके बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है, और जो है इसको समाधान किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो अभी जो है साइंस का आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो 7वां चैप्टर है। 6ठा चैप्टर हमने पढ़ा दिया था आपको पिछले लेक्चर में। 7वां चैप्टर है आपका अनुवांशिकता। ये अनुवांशिकता मतलब इसमें दो टॉपिक थे, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। आपके सिलेबस में अब क्या कर दिया गया है, जैव विकास को हटा करके सिर्फ और सिर्फ अनुवांशिकता ही रखा गया है। तो अनुवांशिकता में आपको इतने जो है थ्योरी, यहाँ पर आपका थ्योरी जो है एंड कर गया है, यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म हो गया है। तो इतना थ्योरी जो है आपको पता ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप बुक्स ज़्यादा पढ़े हुए हैं तो और ज़्यादा पता है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना थ्योरी आपको एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ज़्यादा अंदर डीप जा करके आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतने के अंदर में ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये थ्योरी आपको बार बार रिवाइज होना चाहिए, और इस तरह से आपके पास एक नोट्स बना हुआ होना चाहिए। इस तरह से शॉर्ट्स में आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, जिसको आप जल्दी से क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो ये आपको अगर नहीं बना हुआ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप इसे लिख करके आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो एग्जाम के दिन आपको रिवीजन करने में या एग्जाम से पहले, क्योंकि एक बार में पढ़ करके कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। 4 बार 5 बार पढ़िएगा तब जा करके होगा। तो आपका साइंस का जैसे नोट है, वो मान लीजिए 300 पेज का है, अगर इतनी मोटी कॉपी में बनी हुई है, तो उसको आप 4 बार अब नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है, जनवरी भर समय है। तो आपके पास इस तरह के छोटे छोटे नोट्स अगर होंगे तो इसको आप पाँच बार क्या 10 बार भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से छोटे नोट्स बना लीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियोस लगातार आ रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारे इस तरह के नोट्स के द्वारा आपके सारे चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। और जो इन एग्जाम रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना, ये नहीं कि पता चला कि हम कुछ से कुछ पढ़ते जा रहे हैं और एग्जाम में आया ही नहीं। तो उस तरह के नोट्स आपको बना करके एक एक स्लाइड में आप करके आपको चैप्टर्स खत्म किए जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आपका चैप्टर है अनुवांशिकता। तो इसको जो है एक 2 चैप्टर था, जैव विकास भी था, उसको हटा करके सिर्फ अनुवांशिकता रखा गया। इसके पिछले चैप्टर में भी हम आपको बताए थे अनुवांशिकता क्या होता है। माता पिता के गुण जो अगर संतान में आता है तो उसको ही अनुवांशिकता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुवांशिकता का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। आपको टोटल जो है 4 टॉपिक में जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो पहला टॉपिक है अनुवांशिकता आखिर है क्या, इसका परिभाषा पहले आप जानिए। तो माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ये बात आप पढ़े हैं कि माँ बाप का लक्षण जो है बच्चे में, संतान में क्या होता है, जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण है ये, मतलब कि इसके पूर्वज से ही इसके पास आया हुआ है। तो उसी को कहते हैं अनुवांशिक गुण या अनुवांशिकता कहलाता है वो। तो आगे है अनुवांशिकता के आगे टॉपिक है आपके पास विभिन्नता। तो क्या होता है कि एग्जैक्ट हू बहू जो है सारा का सारा गुण या सारा का सारा शकल सूरत जो है बच्चे में नहीं आ जाएगा। अगर मतलब कि कोई बच्चा है तो वो अपने पिता, मतलब लड़का है तो अपने पिता की तरह एग्जैक्ट नहीं होगा कि उसको पहचानना, उसके पिताजी को पहचानने में दिक्कत हो जाए, वो एग्जैक्ट नहीं होगा उस तरह का। थोड़ी सी विभिन्नताएं होंगी। हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि लैंगिक जनन में जो होता है थोड़ी सी विभिन्नताएं आती है, और लैंगिक जनन में फिर वो एकदम फोटोकॉपी बनेगा, सेम टू सेम बनेगा। अगर एक गुलाब के पेड़ से गुलाब निकला है और उसी के डंटा से अगर दूसरा पेड़ बना है, उससे गुलाब निकला है, तो उस दोनों गुलाब में आप अंतर करने में असक्षम होंगे। लेकिन अगर लैंगिक जनन से कोई भी चीज़ हुआ है, कोई संतान उत्पन्न हुआ है, तो उसमें उसके पिता में, उसके जनक में, उसके पेरेंट में जो है आप अंतर आराम से कर सकते हैं। तो लैंगिक जनन में थोड़ी सी विभिन्नताएं आती है, और अलैंगिक जनन में उतनी विभिन्नताएं लगभग नहीं के बराबर आती है। तो उसको एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है कि विभिन्नताएं क्या है। विभिन्नता, क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होती है,
तो एक ही माता पिता के संतानों या एक ही स्पीशीज के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। एक ही माता पिता के क्या है, संतान या कोई अन्य स्पीशीज हो, उनमें पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक स्पष्ट होती है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं दिखती है, आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि संतान में क्या है, विभिन्नताएं हैं। बहुत सारी समानताएं भी है, बहुत सारे गुण मिलते भी हैं, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता भी है, लेकिन हूबहू मिल जाए ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आनुवांशिकता को समझ लिए। आपकी माता पिता से संतान में जाने वाले गुण को क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं हम लोग। अब इस पर जो है आपको पूछा जाएगा कि इस पे मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ग्रेगर मेंडल। वो पादरी थे। वो जैसे हिंदू धर्म में क्या होते हैं, पंडित होते हैं, इस्लाम धर्म में मौलवी होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। तो ईसाई धर्म के ये ग्रेगर मेंडल जो थे वो पादरी थे। तो उन्होंने आनुवांशिकता पे कुछ प्रयोग किए। उन्हीं के प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए थे। उन्होंने आनुवांशिकता पे कुछ प्रयोग किए और उसके आधार पर नियम दिए। तो इसी को पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि आनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं। तो आनुवांशिकता का पिता जो है उस ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता या जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने ही ये आनुवांशिकता के 3 नियम दिए और आनुवांशिकता के बारे में बताया। इनका जो रिसर्च पेपर था जिसमें इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में बताया था, वो इनके मरने के 30 साल के बाद लोगों को पता लगा और 30 साल के बाद लोगों ने पढ़ा उसको, क्योंकि उससे पहले सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ था। बाद में पता लगा कि नहीं, ये इन्होंने तो सही बता करके गया है। तो इसके बाद ये जो है फाइल खुला, इसके बाद ये आपके थ्योरी आपको पढ़ने को मिला। तो मेंडल ने क्या प्रयोग किए, तो मेंडल पादरी थे, वो जीव जंतु का हत्या करते नहीं, वो जीव जंतु में कुछ ऐसा करते नहीं थे। तो उनके बगीचे में ही मटर का पौधा था। ऐसा ही मटर क्यों चुना उन्होंने, मटर से उन्होंने काम किया था। पढ़े होंगे, अगर लॉन्ग कोर्स आप किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि मटर पे उन्होंने प्रयोग किया। तो मटर, उनके बगीचे में मटर था तो उसी पे उन्होंने प्रयोग किया। तो क्या प्रयोग किया, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे के साथ 2 मुख्य प्रकार के संकरण किए, मिलाएं उसको। संकरण करना इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं उसको। हाइब्रिड करना मतलब मिला देना। तो 2 मुख्य प्रकार के 2 अलग अलग गुण वाले जो हैं क्या कहते हैं, मटर को क्या किए, मिलाए, उसको संकर किए, हाइब्रिड किए। तो जिससे आनुवांशिकता के नियमों का आधार बना। इसी से आनुवांशिकता के नियम का क्या बना, उन्होंने जो 3 नियम दिए उसका आधार बना। उन्होंने जो मिलाया और मिला करके देखा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कि अभी के टाइम में आनुवांशिकता का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है चीन के द्वारा, या हमारे भारत में भी हो रहे हैं बहुत सारे चीज़ को आनुवांशिकता के रूप में। जैसे हम लोगों का गन्ना क्या होता है, पतला पतला होता है, और चीन वालों का गन्ना देखते होंगे इतना मोटा मोटा गन्ना निकलता है। तो वो लोग क्या करता है, यही आनुवांशिकता का वो लोग जो है खेल करता है। वो क्या करता है, बांस के जीन को, जिसमें इतना मोटा होने का गुण है, उसका गुण क्या है, तो इतना मोटा होना है, तो उसके जीन में जो है मोटा होने का गुण है, उसके जीन को क्या कर देता है, ईख के जीन में ले जाकर के मिला देता है। तो ईख का क्या हो जाता है गुण, वो भी इतना मोटा मोटा होने लगता है, क्योंकि बांस वाला गुण उसमें आ गया, तो वो भी इतना मोटा मोटा ईख होने लगता है। अब बाद में कि सारा गुण तो वही है, मीठा होगा, रस फैलाएगा, रस उस देना है, बस वो पतला होता था, उसमें क्या कर दिया, बांस वाला जीन ला के डाल दिया, तो बांस इतना मोटा मोटा होने लगा। तो ये खेल जो है अभी चीन वाला या सारे देश इसको करना चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, आप पढ़े होंगे कि हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, हाइब्रिड बहुत तरह की चीज़ें आ रही है। तो ये आनुवांशिकता का यही खेल है। तो उन्होंने जो 2 अलग अलग गुण वाले को मिलाया, 2 अलग अलग गुण वाले मटर के पौधे को मिलाया, तो बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिली। उसी के आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए थे। तो वही कह रहा है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर 2 मुख्य प्रकार के संकरण किए, जिससे आनुवांशिकता के नियम का आधार बना। आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है इस शॉर्ट्स में, इसको पढ़ के लिखेंगे जवाब तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा और इससे ज़्यादा आपको रिवाइज भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वे है, जिसे हमने पहले भी प्रयोग किया है, अब आपके साथ प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, एक संकर संकरण, एक संकर मतलब इसमें केवल एक जोड़ी विपरीत गुण वाले यानी लंबा और बौना का अध्ययन किया गया। मतलब इसमें क्या किया गया कि एक जोड़ी यानी एक जोड़ी मटर लिए गए और उसमें क्या हो गया, तो 2 मतलब कि उसके जो गुण थे, एक लंबा था और एक बौना था। मात्र मतलब कि इसमें केवल एक विपरीत जोड़ी विपरीत लक्षण वाले का अध्ययन किया गया। मतलब एक ही गुण थे कि एक लंबा था और एक बौना था, उस दोनों का क्या किया गया, मिलाया गया। मतलब कि एक ही विपरीत गुण थे, एक लंबा था एक बौना था। आगे में पढ़ेंगे कि 2 विपरीत गुण वाले, लंबा भी होगा और लंबा भी होगा और क्या होगा, झुर्रीदार होगा। दूसरा क्या होगा, लंबा हरा होगा, हरा कलर का होगा। दूसरा क्या होगा, लंबा भी होगा और पीला कलर का होगा। 2 अलग अलग विपरीत गुण वाले को मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहली बार उन्होंने ग्रेगर मेंडल ने क्या किया
कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले का अध्ययन किया। यानी एक जोड़ी विपरीत लक्षण का मतलब क्या, एक लंबा था तो एक बौना था। तो यहाँ लंबा को हम टी से दिखाते हैं, कैपिटल टी से। कैपिटल टी से अगर आप देखेंगे, डायग्राम आपके नोट्स में होगा या बॉक्स में देखेंगे, तो कैपिटल टी से उसको दिखाया गया है लंबा वाले को, और बौना वाले को स्मॉल टी से। तो इसका अध्ययन किया गया। तो इससे क्या पाया गया, जब पहली बार उसको मिलाया गया, फर्स्ट संकरण हुआ उसका, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हुआ, पहली बार मिलाया गया, तो उससे 4 संतान निकले, 4 मटर का पौधा प्राप्त हुआ। चारों कैसे हुए, लंबे लंबे पौधे प्राप्त हुए, चारों लंबे पौधे हुए। उसी को कहते हैं F1 पीढ़ी। पहली बार जो संकरण करके बच्चा मिला, उसको संतान मिला, 4 ठो मटर का पौधा मिला, वो F1 पीढ़ी का था। इसमें सभी लंबे पौधे थे। उसका जो जीन का रूप था वो टीटी था। यहाँ पर लंबा वाला भी था और छोटा वाला भी, बौना वाला भी गुण था, लेकिन लंबा वाला गुण दिखता है। इसी को प्रभाविकता का नियम, पहला नियम अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें लंबा वाला गुण दिखता है, सारे लंबे पौधे हुए, लेकिन उसमें बौने वाले भी गुण हैं। मतलब एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, दोनों है। तो लंबा वाला भी गुण है और बौना वाला भी गुण है। तो बौना काहे नहीं हुआ चारों संतान, लंबे क्यों हुए? तो लंबा जो है एक प्रभाविकता का नियम अभी पढ़ेंगे, जो लंबा जो है वो प्रभाविकता का गुण है। तो बड़ा लंबा वाला गुण इसमें दिख गया, सारे पौधे लंबे हो गए। और ये जो है प्रभाविकता नहीं, छिप गया, ये गुण जो है बौना वाला गुण छिप गया, वो प्रभाव में नहीं आया। तो वो जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके। तो सारे पौधे लंबे हुए और उसका जीन का संरचना इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। इससे सिद्ध हुआ कि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। यानी अभी इससे क्या सिद्ध हुआ कि लंबापन मतलब कि दोनों तो है, लंबा वाला भी है, बौना वाला भी जीन है, दोनों है, लेकिन लंबा वाला जो है उसके कारण क्या हो गया है, लंबा हो गया। तो लंबा वाला प्रभाव में आ गया, लंबा वाला अपना पावर दिखा दिया और बौना वाला गुण अपना छिप करके रह गया, उससे प्रभाव दिखा नहीं पाया। तो इससे ये पता लगा कि लंबा एक प्रभाविकता का गुण है। तो F1 पीढ़ी में क्या किया, 2 अलग लक्षण वाले, अलग गुण वाले को मिलाया और उससे F1 पीढ़ी में क्या हो गया, 4 पौधे प्राप्त हुए। अगर आप देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे तो पता लगेगा। और वो सारे के सारे लंबे हुए, लंबे लंबे पैदे हुए। और उसका जो जीन था, अंदर में जो संरचना थी, जीनोटाइप जो था, वो टीटी यानी लंबा और बौना दोनों वाला गुण था, लेकिन लंबा वाला दिखा और बौना वाला छिप गया। तो सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। इससे ये पता लगा F1 पीढ़ी से कि लंबा जो है वो लंबापन जो है प्रभावी लक्षण है एक। फिर क्या हुआ, उस 4 जो लक्षण वाले 4 जो संतान प्राप्त हुए, लंबे लंबे 4 वाले, जो एक संकर से प्राप्त हुआ था, F1 पीढ़ी वाले जो 4 थे, वो F1 पीढ़ी वाले को फिर आपस में मिलाया गया, फिर संकरण किया गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया गया। तो उससे फिर देखिए, उसको कहते हैं F2 पीढ़ी। तो जब F1 पौधों का स्वपरागण किया गया, जब F1 पीढ़ी वाले जो पौधे थे, पहले वाला तो ये तो पेरेंट है, जिससे लंबा और बौना, ये तो पेरेंट है। पेरेंट से क्या बना, F1 पीढ़ी वाला 4 ठो बना लंबा लंबा, और उस 4 ठो F1 पीढ़ी वाले को फिर से आपस में करवाया गया। तो क्या मिला, क्यों, ये मतलब कि मटर को इसलिए लिया गया कि मटर कम ही दिन में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और जो भी प्रयोग करना चाहते हैं कम ही समय लगता है। अगर क्या करते हैं, इंसान को लेते तो इंसान में क्या होता है, जब पेरेंट वाले को मिलाते तो फिर उससे बच्चा बनता, बच्चा जो है उसी में 20 साल लग जाता उसको बड़ा होने में, फिर उससे बनाते तो 100 साल का वो एक्सपेरिमेंट हो जाता। मटर का पौधा का टेन्योर जो होता है वो कम ही दिन तक में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। तो इसलिए मटर को लिया गया था। तो फिर जो वो 4 संतान हुआ था उससे लंबा वाला, उसको फिर से मिलाया, उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण किया गया तो प्राप्त पौधे का अनुपात 3:1, यानी इसमें क्या हो गया कि 3 लंबा मिला और 1 ठो बौना मिल गया। जब F2 पीढ़ी में आया, मतलब कि F1 पीढ़ी वाले जो 4 ठो मिले थे उसको स्वपरागण किया गया, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ, दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, उसमें क्या हो गया, तो 3 ठो लंबा मिला और 1 ठो क्या मिल गया, बौना मिल गया। तो इसका ये एक्सपेरिमेंट था। ये हो गया एक संकरण वाले, एक लक्षण, एक संकरण मतलब एक अलग अलग लक्षण वाले को मिलाएं, तो ये इसको प्राप्त हुआ। इस तरह से इसको एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा ग्रेगर मेंडल को। अब दूसरा हुआ द्विसंकरण। द्विसंकरण का मतलब 2 अलग अलग गुण वाले को मिलाया गया, 2 अलग अलग गुण वाले को मिलाया गया। इसमें 2 अलग अलग लक्षणों, जैसे बीज का आकार गोल या झुर्रीदार और रंग पीला या हरा, 2 अलग अलग लक्षण है। बीज का आकार एक तो है गोल या झुर्रीदार, एक रंग है अलग अलग, एक रंग है पीला और एक रंग है हरा, तो 2 अलग अलग लक्षण हुए। एक हुआ आकार में क्या है, या तो गोल या तो झुर्रीदार। एक लक्षण क्या हुआ अलग वाला, एक हुआ रंग वाला, हरा या पीला। तो ये 2 अलग अलग लक्षण वाले मटर के पौधे, मटर के दाने हुए, मटर के पौधे हुए। इनको जो है क्या किया गया, एक साथ संकर करवाया गया, हाइब्रिड करवाया गया। तो क्या मिला, तब जाकर के ये 2 तरह से जो करवाया गया, तब जाकर के ग्रेगर मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे। तब जाकर के ग्रेगर मेंडल इसको समझ करके और उन्होंने 3 नियम को बताया। तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरा में क्या किया गया। तो इसमें 2 अलग अलग लक्षण, अभी आप समझ गए 2 अलग लक्षण। यहाँ पर एक ही अलग लक्षण था, लंबा था या बौना था, यहाँ पे 2 अलग अलग लक्षण है का अध्ययन किया गया। इसका फिनोटाइप
अनुपात 9 3 3 1 प्राप्त हुआ। अभी आप डायग्राम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लंबे प्राप्त हुए, कैसे कैसे प्राप्त हुए। उसमें से एक बौना भी प्राप्त हो गया, यहाँ पर एक बौना भी प्राप्त होता है। अब जब डायग्राम को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो प्राप्त हुआ जो दर्शाता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इससे ये पता लगता है कि विभिन्न लक्षण जो है, बहुत सारे लक्षण जो है, अगर आप उसको क्रॉस करवाएंगे तो एक बौना प्राप्त हो जाता है। सारे के सारे लंबे से एक बौना प्राप्त हो जाता है। तो बौना कैसे प्राप्त हो गया, तो इससे ये पता लगता है इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि बहुत जो भी लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से यदि करते हैं। ये नहीं जरूरी है कि दो लंबा को मिलाएंगे तो हमको लंबा ही मिलेगा, दो लंबा को मिलाएंगे तो बौना भी मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न लक्षण जो है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। बहुत सारे लक्षण जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र रूप से। अगर दो लंबा भी है तो वो क्या हो सकता है, बौना बन सकता है। उसके अंदर में जीन होते हैं बौना वाले। जैसे यहाँ पर देखेगी नहीं आप, F2 पीढ़ी में दो अलग अलग क्या कहते हैं, लंबे लंबे पौधे को मिलाया गया F1 पीढ़ी के, तो 3 लंबा मिला और एक बौना मिल गया। तो इससे ये पता लगता है कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला आपको इतना ही ध्यान रखना है, पहले बार में एक लक्षण वाले, एक विपरीत लक्षण वाले को मिलाया गया, जिससे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी को देखा गया। और दूसरे वाले में 2 विभिन्न लक्षण, 2 अलग अलग लक्षण वाले का संकरण किया गया। बस ये याद रखना है। एक संकरण में क्या किया गया, एक लक्षण विपरीत लक्षण वाले को, और 2 संकरण में क्या किया, 2 विपरीत लक्षण वाले को मिलाया गया। तो इसके आधार पर मेंडल ने क्या किए, 3 नियम दिए। तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, पहला नियम यहाँ है, दूसरा नियम यहाँ है, तीसरा नियम यहाँ है। पहला नियम ये जो है आपको एक ही संकर पे डिपेंड करता है। एक संकर यानी एक बार जो मिलाया गया था एक संकरण पे, और दूसरा भी एक संकरण पे डिपेंड करता है। ये भी एक संकरण पे ही आधारित है, एक संकर पे ही आधारित है। और ये तीसरा है, ये द्वि संकरण पे आधारित है। ये बात आप याद रखिएगा कि ग्रेगर मेंडल के ऊपर 2 नियम जो है, प्रभाविकता का और नियम और पृथक्करण का नियम, किस संकरण पे आधारित है, तो एक संकर संकरण पे आधारित है। और तीसरा जो है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, अभी जो पढ़े स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये स्वतंत्र आव्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पे आधारित है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रेगर मेंडल में कितने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ही पूछे जाएंगे आपसे, कितने नियम दिए, कौन कौन से नियम दिए, पहला नियम और दूसरा नियम किस पर आधारित है, तीसरा नियम किस पे आधारित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट्स में या ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। और या नहीं तो नियम ही पूछ दे कि प्रभाविकता का नियम क्या है, लॉन्ग में लिखने के लिए 2 नंबर में पूछ दे कि प्रभाविकता का नियम क्या है। तो इस तरह से आपसे मेंडल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंडल ही इसमें मेन है आनुवांशिकता में। मेंडल ने ही एक्सपेरिमेंट किया और अपना नियम दिया, तो उसी को हम पढ़ेंगे। और दूसरा है कि मनुष्य में कैसे लिंग निर्धारण होता है, मानव में लिंग निर्धारण। बस यही 2 टॉपिक है आपके पास मुख्यतः। इसी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसी से आते हैं। तो आपको इस चैप्टर में कुछ याद रहे न रहे, ये याद रहना चाहिए, इसीलिए हमने इसको बना करके आपको दिया है। तो देखिए प्रभाविकता का नियम क्या है, अभी आपने पढ़ा। प्रभाविकता का नियम क्या है कि जो लंबा कोई गुण प्रभाविकता है, लंबापन प्रभाविकता में आता है, तो प्रभाविकता का नियम मतलब वो प्रभाव उस पर दिखेगा। जो प्रभाविकता होता है, जो गुण प्रभाव में आता है वो दिखता है उस पर। जैसे लंबापन एक प्रभाव वाला गुण था, आपने अध्ययन किया कि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, तो ये लक्षण क्या हो जाता है, उस संतान में दिखता है, उस पौधे में दिखता है। तो उसी बात को यहाँ पे बताया जाएगा कि विषम युग्मी स्थिति में, जैसे यहाँ पे टी लंबापन भी है और बौनापन भी है, तो लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, में केवल प्रभावी लक्षण यानी टी ही दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण टी छिप जाता है। यही है प्रभाविकता का नियम, कि कोई एक प्रभाव वाला जो लक्षण है वो दिखाई देता है, दूसरा छिप जाता है। जो डोमिनेंट होगा, जो पावरफुल होगा वो दिखेगा, और जो कमजोर होगा वो छिप जाएगा, वो वाला गुण। यही है प्रभाविकता का नियम। जैसे विषमयुग्मी स्थिति, यहाँ पे क्या है, विषमयुग्मी है, एक लंबा वाला है, एक बौना वाला गुण है, तो लंबा वाला गुण दिख गया, यानी टी वाला लक्षण दिख गया, और ये छोटा टी वाला बौना वाला लक्षण छिप गया, जिसी को कहते हैं प्रभाविकता का नियम। तो आप इसको अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं, अपने हिसाब से भी उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा है आप उसको भी याद रखिए। विषमयुग्मी स्थिति इस तरह से लिख दीजिएगा, में केवल प्रभावी लक्षण टी ही दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण छोटा टी, कैपिटल टी, छोटा लक्षण जो है प्रभावी लक्षण वो छिप जाता है। ये है प्रभाविकता का नियम, जो प्रभाव में जो आ जाता है, जो प्रभावी होता है। अगला है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है कि युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्म में केवल एक ही कारक पहुंचता है। इससे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मक के शुद्धता का नियम, युग्मक के इसको क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम। युग्मक बनते समय कारक के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप देखे होंगे कि जैसे कि आप क्रॉस करवाते हैं तो टी इस तरह से आप जो लाइन खींचे होंगे तो अलग अलग करके करते हैं कि नहीं करते हैं,
जैसे यहाँ पे टी टी खींचे थे, यहाँ पर छोटा टी, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे, इस तरह से बनाते थे। तो वही कह रहा है कि सब कारक अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग जोड़े बनाते हैं, और प्रत्येक में केवल एक ही कारक पहुंचता है। इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं इसको। तो दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, जो एक ही संकर पर, मतलब एक संकरण पर आधारित है। उसी से हम उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने ये दूसरे वाले नियम को दिया था। ये जो इसको किया था तो उसमें जो देखा था उसी के आधार पर ये पृथक्करण का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था कि युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े अलग हो जाते हैं। ये दोनों एक में नहीं रहता, बाद में जब जोड़े बनने लगते हैं तो अलग हो जाता है। देखिए अलग अलग हो रहा है, अलग अलग युग्मक बनाते हैं और केवल एक ही कारक पहुंचता है। सब में एक ही कारक जा रहे हैं। यहाँ पर एक टी बनेगा कैपिटल वाला, एक टी बनेगा स्मॉल वाला, तो पहुंचता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते ही हैं। तो ये किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पे। अब तीसरा नियम जो उसने दिया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर वाले पे है। दो विभिन्न लक्षण वाले को जब मिलाया, उससे जो उसको पता लगा, उसके आधार पर इसने दिया था, क्या दिया था कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है। वे स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। वे स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो अगर आप दो लंबा को ही मिला रहे हैं, दो लंबा वाले को ही मिला रहे हैं, तो हमेशा लंबा बनेगा ये जरूरी नहीं है। वो बौना भी बन सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी चीज़ पर आधारित है। नहीं, अगर लंबा हम दिए हैं तो लंबा ही बनेगा, लंबा के ही आधार पर रहेगा। नहीं, अगर बौना वाला उसमें गुण है, जैसे यहाँ पे हम F2 पीढ़ी में दिखाए थे आपको, वो स्वतंत्र रूप से बौना भी बन सकता है, लंबा वाला बौना भी बन सकता है। तो वही कह रहा है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर प्रभावित नहीं होती। आप याद भी रख सकते हैं, अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो छोटा सा है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होती है और वे स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में जाते हैं। यही भी देखिए, विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये स्वतंत्रता वाला जो स्वतंत्र अव्यूहन वाला लक्षण है द्विसंकर पर आधारित है। इसी के आधार पर कहा गया कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से कोई प्रभाव नहीं रखता है, प्रभावी नहीं होता है। वो स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, कुछ भी बन सकता है। आपको दो लंबा लंबा को मिलाइएगा, बौना भी प्राप्त हो जाएगा। ये बौना वाला है, आप अगर डायग्राम को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये है आपको स्वतंत्र अव्यूहन का लक्षण नियम। ये मेंडल के 3 नियम हो गए आपके पास। यही मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक संकर संकरण और द्विसंकर, और उसके आधार पर 3 नियम दिया। ये आपको पता ही होना चाहिए। ये नहीं पता है तो एग्जाम आपका गड़बड़ जाने वाला है। अगर ये पता है तो एग्जाम आपका ठीक जाएगा। इससे ज़्यादा पता है तो अच्छी बात है, कम पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे कम पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, ये टॉपिक खत्म आपका दूसरा। इसके बाद है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में कैसे लिंग निर्धारण होता है। बस ये 2 टॉपिक आपके पास अब बचे हुए हैं। इसके बाद था जैव विकास, उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो मानव में लिंग निर्धारण, मानव कोशिका में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कोई भी मानव होगा तो उसमें 46 गुणसूत्र होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, वो दोनों में क्या होगा? 46 गुणसूत्र होगा, यानी 23 जोड़ा। 23 दूनी 46, दो का 1 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा हुआ और 46 हुआ गुणसूत्र। नंबर में अगर देखेंगे तो 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। उसमें क्या होता है? 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ा गुणसूत्र जो हम में है या पुरुष में है या स्त्री में है, 22 जोड़ा एकदम सेम होगा। वो स्त्री में भी वही होगा, पुरुष में भी वही होगा। क्योंकि 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है वो तो आंख, हाथ, नाक, कान का है। वो 2 हाथ पुरुष में भी होता है, 2 हाथ स्त्री में भी होती है। 2 आंख इस पुरुष में भी, 2 आंख स्त्री में भी, 2 कान, 2 पैर, ये सब जो है, ये जो 22 जोड़े गुण हैं, ये स्त्री में भी होगा, पुरुष में भी होगा। उसके फिर 2 पैर, 2 हाथ, ये सब गुण जो हैं वही गुणसूत्र के कारण आते हैं। तो वो 22 जोड़ा दोनों में सेम है, आपको दोनों में सेम मिलेगा। बस एक जोड़ा ऐसा गुणसूत्र है जो लिंग को डिसाइड करता है, यानी पुरुष का अलग लिंग होगा और स्त्री का अलग लिंग होगा। वो लिंग डिसाइडिंग जो है, लिंग को बदलने या बदलने वाला, वो एक ही जोड़ा क्रोमोसोम है, यानी उसको गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उसमें जो ऑटोसोम किसको कहा जाता है? तो 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। दोनों में समान होने वाले गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटो मतलब दोनों में है, ऑटोसोम मतलब दोनों में ऐसे क्रोमोसोम है जो दोनों में है। 22 जोड़े क्रोमोसोम दोनों में है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। आप याद रख लीजिएगा। और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। ये एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है जो लिंग को निर्धारण करता है, यानी 23वां जोड़ा, यानी ये एक हुआ, एक जोड़ा हुआ, 23वां। 22 जोड़ा तो सेम है, 23वां जोड़ा जो है लिंग निर्धारण करता है। स्त्रियों में यह XX होता है और पुरुषों में XY होता है। देख रहे हैं 23वां जोड़ा।
23वां जोड़ा जो होता है वो स्त्री में अगर होगा तो वो XX होगा और पुरुष में होगा तो XY होगा। यही दोनों आपस में अदल बदल के जब मिलते हैं तो स्त्री बनता है या पुरुष बनता है। अगर XX मिल गया तो स्त्री बन जाएगी, XY मिल गया तो यही लिंग निर्धारण करने वाला है। बाद बाकी 22 जोड़े ऑटोसोम, 22 जोड़े जो होंगे वो सेम होंगे। वो किस चीज़ को डिफाइन करता है कि मर्द के भी बाल होंगे तो स्त्री के भी बाल होंगे, सर पे बाल होंगे तो सर ही पे बाल होंगे, कि 2 कान होंगे इस जगह पे तो 2 कान होंगे, उसमें भी होता है 2 नाक, आँख, कान, मुंह, ये सब जहाँ जो है हाथ पैर सब वैसे ही होगा उसमें। 22 जोड़ा इस वो चीज़ को बताता है, उस चीज़ को निर्धारित करता है। बट एक जोड़ा जो है वो उसके लिंग को निर्धारित करता है कि ये पुरुष होगा या स्त्री होगा, तो वो है 23वां जोड़ा। वो 23वां जोड़ा क्या है? 23वां जोड़ा यानी एक जोड़ा हुआ, तो स्त्री में होगा तो XX के रूप में हुआ ना, एक जोड़ा, 2 ठो है ना, तो एक जोड़ा हुआ। 23वां जोड़ा ये है, XX के रूप में होगा, और पुरुष में होगा तो XY के रूप में होगा। ये 23वां जोड़ा है। ये जब अलग अलग रूप से मिलता है तभी जाकर के क्या होता है, इंसान में लिंग निर्धारित होता है। अब निर्धारण प्रक्रिया क्या है? यदि पिता से X निकला, यदि पिता से XY है, एक जोड़ा है, तो कोई एक X निकलेगा। अभी आपने पढ़ा था कि पृथक्करण का नियम अलग अलग निकलते हैं, अलग अलग टूट करके निकलते हैं। युग्मकों की शुद्धता, पृथक्करण का नियम आपने पढ़ा था। तो इसमें से अगर X निकला, आपको X निकल के गया, पिता से X निकला, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे X को निषेचित करते हैं। और स्त्री में तो दोनों का दोनों X ही है, तो उसमें तो कोई झेल ही नहीं है। पुरुष में ही झेल है कि अगर X निकला कि Y निकला। अगर इसमें से X निकला और इसमें से तो X ही होगा, तो अंडे X को निषेचित करता है, तो संतान लड़की होगी। यानी X ये पिता वाला हुआ और ये माता वाला हुआ। तो माता में तो अंडा होता है, अंडे में तो सिर्फ और सिर्फ XX ही होते हैं, तो उसमें तो झेल ही नहीं है। जब भी निकलेगा X ही निकलेगा। झेल है यहाँ पर। अगर यहाँ से X निकला और वहाँ तो X है ही, तो क्या होगा? लड़की होगा। लड़की X वाला क्रोमोसोम जो है उसमें फिट कर गया तो लड़की होगी। अगर पिता से, यदि पिता से Y गुणसूत्र निकला, ये वाला जाकर के मिला, ये वाला जाकर के Y मिला, तो Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में जो है, इसमें तो X ही है, अंडे वाला X को निषेचित करता है, तो संतान लड़का यानी XY होगा। तो इससे लड़का का क्या होता है? XY, दो अलग अलग शुक्राणु क्या होते हैं? मिल करके बनते हैं। और लड़की में क्या होता है? दो सेम शुक्राणु यानी क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम, शुक्राणु नहीं, क्रोमोसोम XX दोनों मिल करके बनते हैं। तो लड़की में देखते हैं कि एक क्या होता है? स्टेबिलिटी होती है। लड़की में दोनों का दोनों क्रोमोसोम सेम है। और लड़का देखते हैं खुरापाती नेचर का होता है, खुरापात करता है बहुत सारे। उसका वो कहीं शांत बैठेगा नहीं, खुरापात करते रहता है। और लड़कियां शांत रहती है, क्यों? उसका गुण ही है कि वो सेम बना हुआ है। और ये जो दो अलग अलग क्रोमोसोम से XY से बना है, ये अलग अलग है, तो इसमें ये खुरापाती वाला नेचर ये क्रोमोसोम के कारण आता है। और लड़की में दोनों सेम है, दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो उसमें एक क्या मिलेगा आपको? स्टेबिलिटी दिखेगा। वो जल्दी घबराएगी नहीं, शांत रहेगी, उतना खुरापात दिमाग में नहीं आता है। जितने साइंटिस्ट लड़के होते हैं, लड़की उतना साइंटिस्ट आप नहीं देखे होंगे। उतना साइंटिस्ट यानी उतना खोज नहीं करना है उसको, उसका दिमाग उतना चलता ही नहीं है, उतना दिमाग में खुरापात आता ही नहीं। खुरापात आता है सिर्फ और सिर्फ लड़कों के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में कम आता है। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट में आप लड़कियों के ही नाम देखे हैं, क्योंकि वही आगे से रहा है। आप क्लास में भी देख सकते हैं, खुरापात करने में लड़के ही होते हैं ज़्यादा। चंचल या खुरापात करने में लड़के ही होते हैं, लड़कियां उतने नहीं करती है। क्यों? उसका कारण यही क्रोमोसोम है। उसका क्रोमोसोम 2 XX क्रोमोसोम है, यानी दोनों सेम है, साम्यता का गुण है, स्टेबिलिटी वाला है। इसमें क्या है? दो अलग अलग है, XY है, दोनों आपस में लड़ते रहता है, तो खुरापात होते रहता है। तो आप समझ गए कि अगर पिता से X गुणसूत्र निकलेगा और अंडे से X निषेचित होगा तो क्या बनेगी? लड़की बनेगी। और अगर पिता से Y निकला और अंडा में तो X ही है, ये दोनों निषेचित हुआ, तो XY करके लड़का होगा, लड़का बनेगा। अतः बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। हो गया, क्योंकि इसी में XY है, इसमें से X निकलेगा तो लड़की हो जाएगी, इसमें से Y निकलेगा तो लड़का हो जाएगा, क्योंकि उधर तो X ही है। अगर इधर से X जा करके उधर से X जा करके मिल गया तो लड़की बन गई, इधर से Y निकल के उसमें मिल गया तो लड़का बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो पिता पर ही निर्भर करता है। बच्चे का लिंग जो है पूरी तरह से पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आपने पता लग गया कि लड़की कैसे होती है, कौन कौन से क्रोमोसोम मिलने पर और कौन कौन से क्रोमोसोम मिलने पर लड़का होता है। ये एक जोड़ा ही क्रोमोसोम क्या करता है? लिंग को निर्धारित करता है। बाद बाकी 22 जोड़े समान होते हैं दोनों में, लड़का में भी वही होता है, लड़की में भी वही होता है। अगला है महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ। कुछ शब्दावली आपसे पूछे जाएंगे, डेफिनेशंस पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए जीन के बारे में बताया गया कि जीन है क्या, जिसको क्रोमोसोम अभी हम कह रहे थे। ये जो क्रोमोसोम ये जो है वही, उसको हिंदी में जीन भी कहा जाता है।
तो यहाँ पे देखिए डीएनए का वह खंड जिसमें किसी विशेष लक्षण की जानकारी होती है उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए के अंदर में वो सारा का सारा गुण होता है। ये जो 23 जोड़े थे ना, 46 गुणसूत्र था ना, यही गुण है। सारे के सारे 22 जोड़े गुण जो हैं, यानी 44 ऐसे गुण हैं जो दोनों में सेम होते हैं। लड़का और लड़की में 44 ऐसे गुण हैं जो सेम होगा। बस एक जोड़ा 2 ऐसे गुणसूत्र हैं, यानी XX और YY 2 ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। बाद बाकी 44 ऐसे गुण हैं जो सेम होते हैं। ये गुण कहाँ रहते हैं, वही डीएनए के अंदर में रहता है, उसी को जीन कहते हैं। वही जीन होता है। 44 गुण सेम है, वही तो बताएं। 44 गुण का मतलब क्या, कान यहाँ पर होगा, किस तरह का होगा। लड़का में लड़की में कोई अंतर होता है, कान में सब सेम होते हैं, आंख में, सर पे बाल है तो सर में, पैर में, हाथ में, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो वही जो है, वही जो गुण है वो कहाँ रहता है, उसी को कहते हैं जीन, वो डीएनए में होता है। तो डीएनए का वह खंड जिसमें किसी विशेष लक्षण की जानकारी है, लक्षण क्या है, वही हाथ पैर नाक मुंह कान कैसा होगा नहीं होगा, इसकी जानकारी होती है डीएनए में। इसे लिखा जाता है ना, डीएनए जो जांच किया जाता है, डीएनए से पता लग जाता है कि ये किसका लड़का है नहीं है। तो डीएनए में जो गुण है वही गुण अगर वो बच्चा में पाया गया तो पता लग जाएगा अच्छा इसी का बच्चा है। तो डीएनए टेस्टिंग की जाती है। डीएनए में वो गुण होते हैं, सारे के सारे गुण, वो जो 46 गुण हैं वो उसमें होते हैं। तो डीएनए का वह खंड जिसमें किसी विशेष लक्षण की जानकारी होती है उसको जीन कहते हैं। अनुवांशिक बहाव, किसी छोटी जनसंख्या में दुर्घटना या संयोगवश जीन की आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन। अनुवांशिक बहाव, किसी छोटी जनसंख्या में दुर्घटना या संयोगवश होने वाली जीन की आवृत्ति से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं अनुवांशिक बहाव। होता है अनुवांशिक बहाव होता है अगर जो है जीन में, हमारे जीन में हमेशा परिवर्तन होते रहता है और उसी से क्या होता है, बहाव होता है, बदलते हैं हम लोगों का जो है। देखते हैं कि पहले के बच्चे जो हैं बहुत ही उतने सुंदर नहीं होते थे, अब के बच्चे कितने सुंदर हो रहे हैं। तो कुछ जीन में परिवर्तन हुआ, वहाँ से सुंदरता आने लगी, अब बच्चे सुंदर होने लगे हैं पहले के तुलना में। पहले के तुलना में बच्चे बहुत गड़बड़ होते थे, उतने सुंदर नहीं हुआ करते थे, अब बच्चे सुंदर। तो अनुवांशिक बहाव के कारण ही होता है। कुछ चेंजिंग आया, वहाँ से चेंजिंग बदलते गया और चेंजिंग बहुत बड़े पैमाने पर आ गया। अगला है जीनोटाइप। जीव की अनुवांशिक संरचना, जीनोटाइप है, जीन की अनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहेंगे। जिसमें जीन को देखते हैं, जैसे मान लीजिए टीटी जीन है, यहाँ पर दोनों लंबा वाला जीन है, टीटी जीन है, एक लंबा एक बौना वाला जीन है, तो ये टी और स्मॉल टी वाला जीन है। तो जीन की अनुवांशिक संरचना को जब हम पढ़ते हैं तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। यानी उसमें जीन के बारे में पढ़ेंगे कि टीटी है कि क्या है नहीं है। अनुवांशिक संरचना को जब पढ़ेंगे तो उसको जीनोटाइप कहा जाएगा। और उस अनुवांशिक संरचना के कारण जो बाहरी लक्षण स्वरूप निकला है, जैसे कि टीटी अगर हुआ तो लंबा होगा, या ये भी टीटी होगा तो लंबा होगा। तो लंबा या मोटा या बौना ये सब चीज़ों को देख रहे हैं तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। दो शब्द है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर जीन का अध्ययन करेंगे तो वो जीनोटाइप, और अगर बाहरी स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो वो फिनोटाइप। हम लंबे हैं मान लीजिए, तो अगर हम लंबे हैं तो ये हमारा फिनोटाइप वाला लक्षण हुआ। हमारे अंदर में कुछ गुणसूत्र भी हैं, गुणसूत्र हैं, उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा जीनोटाइप हो गया। जीन को अध्ययन करने वाला जीनोटाइप, और अगर बाहरी लक्षण को अध्ययन करने वाले को फिनोटाइप कहते हैं। तो वही है, जीन का बाहरी स्वरूप जीनोटाइप, फिनोटाइप कहलाएगा जिसमें लंबा बौना आता है। और जीनोटाइप मतलब जीन की अनुवांशिक संरचना को स्टडी करने को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे टीटी या छोटा टी या बड़ा टी, इस तरह से जीनोटाइप हो गया। ये अगला शब्दावली है। और चौथा शब्द इसके बाद जो है ये वाला है आपका डेफिनेशन, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र एक धागा होता है, उसमें बहुत, जैसे सारे के सारे गुण जो हैं उस धागा के नुमा, डीएनए का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो धागा की तरह होता है, इस तरह से धागा होगा रहता है उसमें। तो गुणसूत्र होते हैं तो धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सूचना होती है। वही अनुवांशिक सूचना जो 46 गुणसूत्र है, 46 गुण है, अनुवांशिक सूचना है, वो जाएगा तो बताएगा कि ऐसा ही हाथ होना है, ऐसा ही पैर होना है, वो ऐसा शकल होना है, क्योंकि उसमें सारे गुणसूत्र, उसमें पिता वाले गुणसूत्र उसमें गए हुए हैं। तो वो उस डीएनए के आधार पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि बच्चे का मुंह कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, पैर कैसा होगा, सारे गुण उसमें होते हैं। तो सारे गुणसूत्र जो हैं वो धागे जैसी संरचना में होती है। वो धागे जैसा संरचना होता है, उसमें सारा का सारा गुण जो है फिट रहता है। इसका हाथ कितना बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, सारा गुण जो है उसमें फिट रहता है गुणसूत्र में। वो 46 गुणसूत्र है, वो धागे की तरह होता है, 46 एक धागा में बंधा रहता है, उसी को गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र, सूत्र मतलब धागा, समझ लीजिए ना। धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। कहाँ होगा? कोशिका के केंद्र में। केंद्रक पढ़े हैं कोशिका में, उसमें पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। और जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सूचना होती है, जिसमें कोशिका की अनुवांशिक सूचनाएं होती है। अगला है डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है।
यानी यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है डीएनए। ये पूरे गुणसूत्र के धागा को ही क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, उस धागा को डीएनए कहते हैं। तो वही गुणसूत्र है। वही डीएनए में जीन होता है, जीन जिसको अलग अलग गुण से, तो डीएनए का वह खंड जिससे विशेष लक्षण की जानकारी होती है उसको जीन कहते हैं। तो अगर आप स्टडी करिएगा तो आपको सारा का सारा क्लियर होते चला जाएगा। तो वो पूरे जो धागा है उसी को ओवरऑल क्या कह देते हैं, डीएनए कह देते हैं। अगर एक तोड़ दें, उसमें से तोड़ के एक निकाल दे तो उसको गुण, वो गुण जो है जीन कहलाता है। पूरे गुण वाला धागा क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा। उसमें से एक तोड़ के अलग कर दें, एक गुण को, 46 गुण है तो एक गुण को अलग कर दें तो वो जो एक गुण है वो जीन कहलाएगा। जीन में एक एक गुण को अलग तोड़ करके कर दे तो उसको जीन कहलाता है। अगर सबको धागा में पिरो दे तो उसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और वही जो है जब दो मिलता है तो उसको गुणसूत्र कहते हैं, उस धागा वाले को गुणसूत्र कहते हैं। तो अब जो है इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है अनुवांशिकता वाला, ये आपका खत्म हो गया कि अनुवांशिकता क्या है नहीं है। ये शॉर्ट्स में आपको इतना आप लिख लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में जाएंगे, रिवीजन नहीं होगा और एग्जाम आते आते, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब घबरा जाएंगे कि अब हमें तो कुछ याद नहीं है, अब कैसे होगा। तो जब आप घबरा जाएंगे तो आपका एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। अगर आपके पास इस तरह से पढ़े हुए हैं, इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको पता रहेगा अरे हमको टेंशन है, अभी हम 10 दिन बचा हुआ है तो 20 बार उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास इस तरह का नोट्स बनाया हुआ है और हमने आपको बना करके दिया। अपने से बनाएंगे तो अभी समय लग जाएगा और उसी को रिवीजन करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी तरह से आपको बहुत सारे वीडियोस देते रहेंगे, अभी एग्जाम तक देते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा। एग्जाम के टाइम में आपको समझ में आएगा कि कितना फ़ायदा हुआ इससे। ये जब रिवाइज करके आप एग्जाम के दिन भी जाएंगे, एग्जाम के दिन भी साइंस का दिन है, इस तरह से आपके 20 पन्ने में सारे के सारे नोट्स हैं, आप आराम से पढ़ करके उसको जा सकते हैं। इस शॉर्ट्स में, इतना शॉर्ट्स में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हमने अगर डीपीपी देखिएगा या किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल देखिएगा तो बहुत लंबा में लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़ने में बहुत समय बर्बाद होगा। है उसमें उतना ही बात जितना बात यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसको इतना समझाया है, फैलाया है कि आप क्या करेंगे, एक ही चैप्टर में थक जाएंगे, आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देगा वो। तो इसी के कारण हमने ये जो सीरीज़ जो है आपको क्रैश कोर्स में इस तरह की सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए और जो है अगले वीडियोस के लिए आप इंतज़ार करिए। अब इस रोज़ जो है आपको इस टाइम में जो है 9-10 बजे 10 बजे के बीच में रोज़ आपको वीडियोज आ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वीडियोज़ आपको आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को और इसको लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखिए। तो चलिए, आप सभी लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।